जय हिंद जय भारत दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनकी संभावना भी बहुत अधिक है कि ये हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चाहे बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। हम केवल अब उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण भी देनी है। देखो, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, और इस अविलय पदार्थ को तो हम अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जिस अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो, अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहेंगे? अगर हम दो विलयनों को आपस में मिला दें तो श्वेत रंग का एक पदार्थ बनेगा, और ये जो श्वेत रंग का जो पदार्थ है ये जल के अंदर अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को तो हम अवक्षेप कहेंगे, और जिसमें अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इनका हम जलीय विलयन लेंगे। अर्थात दोनों का जो विलयन है इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो बना लेगा सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम और क्लोरीन ये तो बना लेगा यहाँ से सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो बेरियम है और ये सल्फेट है तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो ठोस में बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा ठोस में, और ये जो लवण है इसका हमको जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा NaCl का। तो इसमें देखो, जो बेरियम सल्फेट पदार्थ बना है ये ठोस है, ये श्वेत रंग का होता है, लेकिन ये जल के अंदर अविलय होता है। जल के अंदर अविलय होता है बेरियम सल्फेट। इस हम पदार्थ को तो कहेंगे अवक्षेप, बेरियम सल्फेट को अवक्षेप कहते हैं। और ये जो पूरी अभिक्रिया है इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो, यही जो एग्जाम्पल है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर बेरियम है, तो ये सोडियम के साथ यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है और बेरियम के साथ सल्फेट, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2 कि द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखो, एक तरफ हमने कर लिया विस्थापन अभिक्रिया और एक तरफ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की भी परिभाषा हमने अभी देखी थी अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ पर जिंक है, तो ये जिंक धातु है, यहाँ पर कॉपर धातु है। तो ये जो जिंक है इस कॉपर को हटा देगा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और खुद यहाँ पर उसकी जगह ले लेगा, तो ये तो बना लेगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर को कर देगा अलग। तो इस तरीके की अभिक्रिया तो कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के अंदर हम देखें तो ये है हमारे पास बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो इनके अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा NaCl। इसमें देखो, आयनों का आदान प्रदान हो गए। यहाँ पर भी दो थे हमारे पास, बेरियम धातु सोडियम धातु, यहाँ पर भी बेरियम और सोडियम धातु, लेकिन यहाँ पर बेरियम के साथ क्लोरीन था, लेकिन जब उत्पाद बना तो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया। यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट था, लेकिन जब उत्पाद बना तो सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। तो इस तरीके से अब दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी विक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी विक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो आइए देखते हैं इसका। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे, देखो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके वे लवण और जल दोनों बनाएंगे, तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसको उदाहरण अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आदि कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगर हम देखो एक ले लें इनमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया हम अम्ल के साथ भी करवाएंगे और क्षार के साथ भी करवाएंगे। तो देखो पहला है Al2O3, तो यहाँ पर Al आएगा। Al2O3 की विक्रिया हम HCl से करवाते हैं अम्ल से, तो यहाँ से बनेगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और यहाँ पर बन गया जल। तो देखो ये जो जल और यहाँ पर क्या बन रहे थे हमारे पास, लवण और जल, तो ये तो बन गया जल H2O और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है लवण। तो देखो यहाँ पर धातु ऑक्साइड की विक्रिया जब अम्ल से करवाई तब अम्ल जो है इनसे विक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर दिया। इसी तरीके से इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया हम फिर से इस बार क्षार के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो NaAlO2 और साथ में यहाँ पर जल बना रहा है, तो यहाँ पर भी जल और लवण बना रहा है, लेकिन ये जो है सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2, NaAlO2 ये सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है। तो ये जो है धातु ऑक्साइड वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जो अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों से विक्रिया करके ये जल तो बनाएंगे ही, साथ में लवण और बनाएंगे। तो लवण और जल जो बनाते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस हो सकता है इस बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाए, क्योंकि ये जो है बार बार पूछा जाता है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भर्जन और निस्तापन में अंतर देखते हैं। सबसे पहले भर्जन, देखो भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे पास धातु है उनके साथ अगर जो सल्फाइड है, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, तो इनके साथ जो सल्फाइड है तो इनके लिए सल्फाइड को हम ऑक्साइड में बदलने के लिए, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन का उपयोग करेंगे। और भर्जन में क्या किया जाता है, भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो हमारे पास ये जो अयस्क होते हैं सल्फाइड अयस्क, उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करके उन्हें ऑक्साइड में परिवर्तित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो भर्जन किसे कहेंगे कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर इन्हें ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमारे पास जिंक सल्फाइड है और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन SO2 बाहर निकल जाएगी और जिंक के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ जाएगी, ZnO में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निस्तापन देखें तो देखो निस्तापन क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे पास सल्फाइड अयस्क, जो अयस्क होते हैं इसमें सल्फर नहीं जुड़ी रहती है, इसमें कार्बोनेट जुड़ा रहता है। तो निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है और निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब हमारे पास जिंक है, जैसे ये जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है इस धातु के साथ, इसको अगर हम सीधे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, CO3 से CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच जाएगी, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो देखो कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना, सल्फाइड कार्बोनेट को सल्फाइड ऑक्साइड में बदलना ही निस्तापन कहलाता है। तो ये है भर्जन और निस्तापन में अंतर। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो भर्जन का मतलब हो गया कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, जैसे जिंक सल्फाइड है जिंक ऑक्साइड में बदलना भर्जन कहलाएगा। और यहाँ पर है सल्फाइड कार्बोनेट, इसमें जो है हमारे पास कोई भी अयस्क कार्बोनेट है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में बदलना जिंक ऑक्साइड में, तो यहाँ से CO2 गैस बनती है। तो ये है भर्जन और निस्तापन में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
कि तांबे की परिष्करण की अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तांबे की परिष्करण की अपघटनी का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये इस बार आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, और ये ज़रूर आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि तांबे के परिष्करण की अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अजय, तांबे का जो परिष्करण कैसे किया जाता है, मतलब तांबा है उसको हम शुद्ध कैसे प्राप्त करते हैं, इसको अपघटनी विधि के द्वारा करते हैं। लेकिन यही समझेंगे कि अपघटनी विधि है क्या। तो आइए हम देखते हैं, पहले इसका चित्र देखते हैं। तो देखिए ये इसका है नामांकित चित्र कुछ। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, बड़ा पात्र, इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर हम 2 छड़ डाल देते हैं, 2 छड़। अब देखो इसको अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी का जो प्लस सिरा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ये जो प्लस सिरा है, प्लस सिरे से जो छड़ जुड़ेगी वो तो होगी हमारे पास एनोड, और जो माइनस वाले से जुड़ेगी वो होगी कैथोड। लेकिन हमारे पास तांबे का अगर हमको शुद्ध करना है, तांबे को शुद्ध करना है, तो तांबे की जो हमारे पास पहले अशुद्ध धातु की छड़ है उसको हम इस प्लस वाले से जोड़ेंगे। जो अशुद्ध धातु की छड़ है जिसको हमको शुद्ध करना है, जिसको हमको शुद्ध करना है उसको हम इस प्लस वाले से जोड़ेंगे, और जो पहले से शुद्ध हमारे पास छड़ होगी उसको हम माइनस वाले से जोड़ेंगे। जैसे इसमें जोड़ेंगे, और हमको जो विलयन है वो भी इस कॉपर का ही लेना है, हमको कॉपर सल्फेट का। अर्थात जिस भी धातु का अगर हमको परिष्करण करना है उसी धातु का हम विलयन लेते हैं। तो अब देखो इसमें से होगा क्या कि जैसे अगर हमने पहले शुद्ध एक धातु की छड़ ली कॉपर की, उसको तो हमने कैथोड से जोड़ दिया। अशुद्ध धातु की जो छड़ थी कॉपर की जिसको हमको शुद्ध करना है उसको हमने एनोड से जोड़ दिया, मतलब प्लस से जोड़ दिया। अब होगा क्या कि जैसे अगर हम यहाँ से इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा बहेगी। अब देखो एनोड से जो है, एनोड से कॉपर के कण नीचे आएंगे। अच्छा, जैसे अगर एक कण नीचे आ गया, एक, तो जैसे ही एक आएगा और ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का एक कण इस कैथोड पर चला जाएगा, और फिर इस तरीके से एनोड से कॉपर के कण नीचे आते रहेंगे, और जितने कण आते रहेंगे उतने ही कण कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कैथोड पर जमा होते जाएंगे, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो ये जो एनोड की छड़ है, कॉपर के कण नीचे आ रहे हैं इसमें से, तो ये जो छड़ है वो पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। लेकिन ये जो कैथोड की छड़ है वो धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि इस पर कॉपर के कण निक्षेपित हो रहे हैं। जब ये कॉपर की छड़ कैथोड वाली मोटी हो जाएगी, अब देखो होगा क्या कि जैसे इस एनोड की छड़ से कॉपर के कण बाहर आ रहे थे, इसमें जो अशुद्धियाँ थी वो इस छड़ के नीचे आकर जमा हो जाते हैं, जिनको हम अपद्रव्य कहते हैं या एनोड पंख कहते हैं। अच्छा, एनोड पंख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पास अपद्रव्य, ये एनोड की छड़ के नीचे आकर जमा हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो अशुद्धियाँ थी वो हट जाती है और कैथोड की छड़ मोटी हो जाती है। देखते हैं इस विधि में कि कॉपर और जिंक, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, देखो यहाँ पर अशुद्ध धातु को तो हम एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु को छड़ को तो हम कैथोड से जोड़ेंगे और अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड से। जिस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है उसी धातु का लवण विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हमको तांबे का करना है तो विलयन में हम तांबे का लेंगे, अगर हमको सिल्वर का करना है तो विलयन भी हम सिल्वर का ही लेंगे। चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। जब विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध धातु का एनोड अपघटित होने लगता है, यानी कि जो अशुद्ध धातु की जो हमारे पास छड़ थी उसमें से जो कॉपर के जो कण थे वो विलयन में आने लग जाते हैं, जिससे मुक्त आयन विद्युत अपघट्य के माध्यम से कैथोड पर निक्षेपित होने लगता है। अब देखो जो विलयन से जो हमारे पास कॉपर था वो कैथोड की छड़ पर निक्षेपित हो जाता है। कुछ अविलेय अशुद्धियाँ अपघटन के दौरान एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। जो हमारे पास एनोड की छड़ में अशुद्धियाँ थी वो एनोड छड़ के नीचे आकर जमा होने लग जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। कुछ समय बाद अशुद्ध धातु एनोड पतला हो जाता है तथा शुद्ध धातु का कैथोड मोटा हो जाता है।
और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शुद्ध धातु का कैथोड निकाल लेते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा तांबा है वो कैथोड पर चला जाता है, जो कि विद्युत अपघटनीय परीक्षण से प्राप्त शुद्ध धातु है। तो इस तरीके से हम धातुओं का विद्युत अपघटनीय विधि से परीक्षण करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो अब देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या है। देखो, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर अगर हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें से एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो, जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमारे पास C2H6 है। अगर इस एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलने पर 5 बच जाएगा और हमने एल्कोहल समूह जोड़ दिया OH, तो C2H5OH हो गया। इसी तरीके से C3H7OH हो गया। तो देखो, सभी में OH, इसमें भी OH, इस तरीके की जो श्रेणी होगी सभी में अगर OH समूह स्थित है तो इस तरीके की श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात जिसमें केवल एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो, चाहे वो हाइड्रोजन उसमें कितने भी हों। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है CH3OH हो गया, इसमें केवल कार्बन एक है, कार्बन 2 लें C2H5OH हो गया, तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। 3 लें तो C3H7OH हो गया। तो देखो, कार्बन की श्रृंखला निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, वो भी है OH समूह का, जो एल्कोहल समूह का कहलाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसमें देखो, हम सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। श्रेणी के सभी सदस्यों को समान सामान्य विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब है, अगर हम जिस विधि से CH3OH को बनाएंगे उसी विधि से हम C2H5OH को बना सकते हैं और उसी विधि से हम C3H7OH को बना सकते हैं। मतलब हमारे पास कार्बन यौगिकों की श्रृंखला कितनी भी हो, अगर उसमें एल्कोहल समूह उपस्थित है तो कार्बन यौगिकों की श्रृंखला में हम सभी जो एल्कोहल है उनको एक ही प्रकार की विधि से बना सकते हैं। फिर है, पूरी श्रृंखला में भौतिक गुण नियमित रूप से बदलते रहते हैं, लेकिन सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब देखो, इनके जो रासायनिक गुण हैं वो जो किसी से क्रिया करते हैं वो तो रहते हैं समान, लेकिन इनके भौतिक गुण बदलते रहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है। जैसे कार्बन 1 है, अगले वाले में कार्बन 2, अगले वाले में कार्बन 3, फिर कार्बन 4। तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जा रही है तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। जब गलनांक और क्वथनांक बढ़ता जाता है तो इसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के शोधन की प्रक्रिया समझाइए। साबुन के शोधन की प्रक्रिया, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी शीरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी शीरा जल में अघुलनशील परंतु तेलीय मेल वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। देखो, इसमें होता क्या है कि साबुन की संरचना अगर हम देखें तो साबुन की संरचना कुछ इस तरीके से होती है और लास्ट में यहाँ पर COO- और Na+ समूह जुड़ा रहता है। अब इसमें देखो, दो हमारे पास भाग हैं, एक तो ये जो आयन वाला माइनस और प्लस, और पीछे जो जैसे इस तरीके से श्रृंखला वाला भाग है, इनकी ये वाला भाग, ये हमारे पास दो भाग हो गए। अब ये जो है भाग आगे वाला सोडियम प्लस वाला, ये तो आयनिक भाग है और ये है अनआयनिक भाग, पीछे वाला अनआयनिक, मतलब इसमें आयन नहीं है। अब इनमें से देखो, एक शिरा तो रहता है पानी के अंदर और एक शिरा रहता है जो हमारे पास गंदगी है, जो तेली युक्त गंदगी है उसमें। तो देखो, जो ये माइनस वाला जो भाग है, माइनस और प्लस आयन वाले, ये तो जल के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको जलरागी शिरा कहते हैं। जो सोडियम प्लस वाला है ये जल के अंदर रहते हैं, इनको जलरागी कहते हैं। लेकिन ये जो है हमारे पास हाइड्रो श्रृंखला वाला, ये जो है ये जल से दूर रहते हैं, ये हमारे पास जल से दूर रहते हैं। ये जो पीछे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला इस तरीके से भाग है, तो ये जो है केवल तेल के अंदर विलय होता है, अर्थात जो गंदगी है उसके अंदर विलय रहता है, लेकिन जल में नहीं होता, जल से दूर रहता है, इसलिए इसको हम जल विरागी शिरा कहते हैं, जल विरागी। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है ये जल विरागी है, लेकिन ये जो सोडियम प्लस वाला भाग है, आयनिक वाला भाग, ये जल रागी भाग है। अब हम इसमें देखो विधि के अंदर देखते हैं कि जब पानी में साबुन को घोला जाता है तब जलरागी शिरा जल में घुलनशील, तो जलरागी का मतलब कौन सा हो गया, सोडियम वाला, सोडियम प्लस, तथा जल विरागी शिरा जल में अघुलनशील, तो जल विरागी हो गया हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाला, इस तरीके से हाइड्रोकार्बन वाला।
परंतु तेलीय मेल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। ये वाला जो सिरा है लास्ट वाला हमारे पास, ये वसा, तेलीय मेल आदि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं, इनका आयनिक शिरा जल के अंदर। अब देखो ये वाले हमारे पास बहुत सारे अणु होते हैं, सोडियम के बहुत सारे अणु होते हैं। तो ये वाला जो आयनिक भाग है ये तो जल के बाहर रहता है, और ये वाला भाग गंदगी के अंदर चले जाते हैं बहुत सारे। तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी। मान लेते हैं हमारे पास जो गंदगी है वो कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर ये गंदगी हो गई। अब इसमें जो साबुन के अणु आएंगे तो ये तेल के अंदर, देखो यहाँ पर जल है इस तरीके से, तो तेल के अंदर हमारे पास पता है कि इनमें से कौन सा भाग आएगा, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है इस तरीके से। ये एक अणु आ जाएगा, फिर दूसरा वाला ऐसे आ जाएगा, फिर थर्ड वाला ऐसे आ जाएगा। तो बहुत सारे अणु, साबुन के अणु इस तरीके से संरचना बना लेंगे, चारों ओर एक गुच्छा बना लेंगे। और यहाँ पर जो बाहर है वो सोडियम प्लस वाला भाग है, ये जल के अंदर रहेंगे सोडियम प्लस वाला, और यहाँ पर जो अंदर है ये हाइड्रोकार्बन वाले रहेंगे। तो इस तरीके की जो संरचना बनती है इसको मिशेल संरचना भी कहते हैं। अब देखो इनका आयनिक शिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। इसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक शिरा गुच्छों की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। तो तेलीय जो मेल है वो मिशेल की जो संरचना, हाइड्रोकार्बन उसके केंद्र की ओर हो जाएंगे इस तरीके से। अतः मिशेल में तैरता मेल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। जब ये जो पूरा का पूरा जो मिशेल है वो बाहर निकल जाता है, इस गंदगी को भी साथ लेकर चला जाता है। तो इस तरीके से कपड़े की अच्छी तरीके से धुलाई हो जाती है। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्सानी की उपलब्धियां बताइए। ये इसमें हमारे पास चैप्टर 5 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मेंडलीफ आवर्सानी की उपलब्धियां क्या क्या थी। तो देखो मेंडलीफ की उपलब्धियां, मेंडलीफ ने आवर्त में उन तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान रखे जिनकी खोज अभी बाकी थी, जैसा एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन और एका सिलिकॉन। उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों की भी भविष्यवाणी की थी जिनकी खोज अभी बाकी थी। उदाहरण के लिए मेंडलीफ द्वारा भविष्यवाणी की गई कि एका एल्यूमिनियम के गुण तत्व जो है गैलियम के गुण के लगभग समान थे। अर्थात मेंडलीफ ने अपनी आवर्सानी के अंदर कुछ जो स्थान वह वो खाली छोड़े थे, और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आगे भविष्य में कुछ ऐसे तत्व खोजे जा सकते हैं जो यहाँ पर रखे जा सकते हैं और उनके गुणों की पालना करेंगे। और ऐसा ही हुआ। तो एका एल्यूमिनियम जो शब्द बताकर गया था, बाद में गैलियम खोजा गया और जो बिल्कुल इन गुणों के समान थे। तो ये एक इसकी उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि क्या थी इसकी, कि जब अक्रिय गैसों की खोज की गई तो उन्हें क्रम को भंग किए बिना एक नए समूह में रखा जा सकता था। क्योंकि जब बाद में अक्रिय गैस खोजी गई तो उनको हम एक अलग से कॉलम में रख दिया, और इसकी जो सारणी थी वो भी प्रभावित नहीं हुई। तो इस तरीके से ये इसकी एक और उपलब्धि थी। तो ये इसकी दो उपलब्धियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न की विशेषता बताइए। अब ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में हमको विशेषता बतानी है, एक तो परमाणु आकार। तो देखो ये जो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें से 18 तो हमारे पास कॉलम होते हैं और 7 ऐसे पंक्तियाँ होती हैं। तो 18 इधर वाली जो हमारे पास है वो तो है धातु, बाईं तरफ जो धातु और दाईं तरफ है वो है अधातु। तो पहला हमको बताना है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार में देखो क्या, पहले परमाणु आकार क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई परमाणु है, ये परमाणु का कोष है, इसके बाहर ये दूसरा कोष है, इसके बाहर ये थर्ड कोष है। तो इस तरीके से कोष है। तो ये परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम जो कोष है, इसकी बीच की जो ये दूरी है, इसको हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इसको परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और परमाणु त्रिज्या ही परमाणु आकार को निर्धारित करती है। तो अब देखो जो धातुओं की अगर हम बात करें, परमाणु आकार क्या है, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है, और परमाणु की साइज को मापने के लिए उसकी त्रिज्या को मापा जाता है। तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या को मापेंगे। अब देखो अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है, या फिर वर्ग में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा। देखो अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में इधर बाएं से अगर हम दाएं तरफ जाएं तो परमाणु का आकार घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करती है, अर्थात इनका जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इनमें जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा पाया जाता है। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है
कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, क्योंकि अधातु में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका जो परमाणु का आकार वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इधर जो हमारे पास धातु है बाई तरफ, इधर क्या होता है कि जो हमारे पास परमाणु है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम लेकिन त्यागने की ज़्यादा होती है, अर्थात आकर्षण बल कम पाया जाता है, जिसके कारण इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। तो देखो बाईं तरफ तो बड़े हैं आकार और दाईं तरफ थोड़ा छोटा है आकार परमाणु का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आधुनिक आवर्त सारणी में हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिसके परमाणु साइज घटता जाता है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इसके नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे अगर हम नीचे आएंगे वर्ग में तो पहले एक कोष आएगा, फिर हमारे पास दूसरा जो तत्व होगा उसमें 2 कोष आएंगे, फिर जो हमारे पास थर्ड होगा उसके अंदर 3 कोष आएंगे। तो जैसे जैसे कोष बढ़ते जाएंगे ये जो इसकी त्रिज्या है वो भी बढ़ती जाएगी। जब त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है संयोजकता। अब देखो संयोजकता का मतलब क्या है कि कोई भी जो हमारे पास परमाणु है उसके बाह्यतम कोष में, सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसी को हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। देखो किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो पहले संयोजकता बढ़ती जाती है और फिर घटती जाती है। तो ये जो संयोजकता और परमाणु आकार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न को बनाने की विधि और उपयोग बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं विरंजक चूर्ण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से विरंजक चूर्ण कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सबसे पहले देखते हैं बनाने की विधि। देखो विरंजक चूर्ण का निर्माण बेचमान विधि द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है। देखो तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस पर किया जाता है? शुष्क भुजे हुए चूने पर। भुजे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे, देखो शुष्क भुजा हुआ चूने का अगर हम सूत्र की बात करें तो ये हमारे पास दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क भुजा हुआ चूना, और यहाँ पर है क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये बनेगा CaOCl2। यही हमारे पास विरंजक चूर्ण होता है और साथ में जो जल है वो बाहर निकल जाता है। अब इसके उपयोग देखते हैं हम क्या क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaOCl2। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यह है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर है यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणु रोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है और यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये है इनके उपयोग विरंजक चूर्ण के, इनमें से बार बार पूछा जाता है। एक और है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि देखो कैसे करते हैं कि जब हमारे पास नमक है तो नमक ये अमोनिया और CO2 गैस से क्रिया के द्वारा NaHCO3 का निर्माण होता है। तो नमक की अमोनिया तथा CO2 गैस से जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, अर्थात NaHCO3। जैसे ये है इसके रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारे पास नमक है NaCl, ये अमोनिया है NH3 और इसमें CO2 गैस अगर प्रोवाइड करवा दें तो एक तो बनेगा हमारे पास ये NaHCO3 और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा है NaCO3। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखो जो बेकिंग सोडा है और टाटरिक अम्ल का मिश्रण है, ये बेकिंग सोडा और टाटरिक अम्ल को अगर मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखो बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे के अंदर टाटरिक अम्ल का मिलाना। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी एंटी एसिड का एक संगठक है। एंटी एसिड का मतलब हो गया कि जो हमारे पास अपच की स्थिति बनती है पेट के अंदर, उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। जब पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका हम एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट उपयोग है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ये है बेकिंग सोडे के उपयोग और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ।
और केवल हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बस केवल पूछे जाते हैं। अगर आपको भी कम समय कम पढ़ाई में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो जुड़े रहे हमारे साथ और सेलेक्टेड क्वेश्चन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।